सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड स्कूल। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके कमिंग एसएसटी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो है इस 5 डे एसएसटी महामैराथन सीरीज की। फर्स्ट 4 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर्स मिल जाएंगे और लास्ट टाइम मैं आपको मैप पॉइंटिंग बताऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि मैप के 5 मार्क्स वहां से आपके पक्के हो जाएंगे। तो कहीं खो ना जाऊं, इसके लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना। अभी मत करो, बीच में करना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो सारे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। इसमें आपको बताना है, अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने ये वाला क्वेश्चन या डिस्कशन कहीं ना कहीं ज़रूर करा होगा कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे क्या-क्या स्टेप्स लिए गए थे। जैसा कि आपको याद होगा, हाइम कंपोज किया गया था, न्यू फ्लैग का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया गया था। इसी तरह की जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई थी वो सब आपको इसमें लिखना है। अब आपके मन में एक छोटा-सा सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इतने सारे क्वेश्चन तो हमारे सामने ला कर के रख दिए, पर इतने कम टाइम में हम इसका आंसर जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करें? तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि लास्ट तक इस वीडियो के बने रहना और वहाँ पर आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक पीडीएफ में इन सारे आंसर्स को बना करके बहुत ही अच्छे से सजा करके रख दिया है। आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि लोकेशन मैं वहीं पे बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ हैड नेपोली कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन ऑफ फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट हो चुका है इस चैप्टर से, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये जो नेपोलिक कोड था वो फ्रांस के बाहर की जो रीजन है वहाँ पर कैसे लेकर के गया था, मतलब गया था। और नेपोलिक कोड उसके बारे में पढ़ लेना, कब आया था वो पढ़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसमें 4-5 जो बदलाव आए थे वो सब तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड यूरोप ड्यूरिंग द 1830s। 1830s में यूरोप में जो इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। और इसमें आप बताओगे कि किस तरह से वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण चीज़ें जो है बद से बदतर हो रही थी, और इसी तरह की जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप सिचुएशन थी वो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ये खुद से भी कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे टूल्स है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस के आंसर जो प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप बस जाके लास्ट में वीडियो की डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। वेट अ मिनट, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये दोनों सेम है, तो इग्नोर कर दो इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द यूरोपियंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। रोमांटिसिज्म के बारे में बिल्कुल पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे इस चैप्टर से। रोमांटिसिज्म क्या था, क्यों आया था, कुछ पोएट्स के नाम है उसमें वो आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोमांटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद भाई ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कांग्रेस 1815, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815। इसमें कंजर्वेटिव्स का नाम लेना है। जब नेपोलियन को उन लोगों ने हराया था तो कैसे उन्हें बर्मन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया, कुछ उनकी शर्तें थी अपनी वो मनवाई। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइक टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। सो इस क्वेश्चन को भी आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जब पास पे प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज पढ़ रहा था तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और हम लोग बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस द यूरोप। यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा कि किस तरह से वहाँ के जो एजुकेटेड एलाइट क्लास थे उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी जब ऑटोमन एम्पायर ने मतलब एक इस्लामिक स्टेट था वो, और उन्होंने जब ग्रीक्स, जिसको कि क्रेडल ऑफ यूरोप बोला जाता है, तो उस जगह पे जब उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था तो किस तरह से बदलाव को देखते हुए लोगों ने वहाँ पे विरोध किया था, ठीक है, वो बात बतानी है आपको यहाँ पे। और लास्ट में भाई 3 चीज़, इसमें से कोई एक तो पक्का आ ही सकता है, ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों में आते हैं। मेकिंग ऑफ इटाली, जर्मनी एंड ब्रिटेन, तीनों को पढ़ लेना बहुत ही डिटेल में। तो इसी के साथ इस चैप्टर में बस इतना ही होने वाला है और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई मीन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से भी हम लोग 3 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके सामने 9 क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1992। महात्मा गांधी ने 1992 में क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ मतलब वापस लेने का डिसाइड किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है वो चौरा चौरी इंसिडेंट, आपको अगर याद होगा आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो। और भी कई सारे कारण थे जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस नेशनलिज्म के इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में ये पब्लिश हुआ था, ये एक्ट मतलब पास हुआ था। और इसमें जो है क्या बताया गया था, रॉलेट एक्ट में बिना किसी ट्रायल के किसी भी आदमी को जो है वो जेल में लेके जाया जाता था और उसको बंदी बना लिया जाता था। तो ये बिल्कुल ही गलत एक्ट था इंडियन के पर्सपेक्टिव से स्पेशली। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखनी है। हाउ डिड द इंडियन शो देयर डिसअप्रूवल टुवर्ड दिस एक्ट। इंडियंस ने अपना डिसअप्रूवल कैसे दिखाया इस एक्ट की तरफ, कैसे इंडियंस ने विरोध किया, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री साइड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो कंट्री साइड में प्रोग्रेस था वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा कि गांव में, विलेजेस में किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रभाव पड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द वे थ्रू विच पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू इंडिया डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये बिल्कुल बिल्कुल उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन की तरह है। फ्रांस में जिस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया गया था उसी उसी तरह से इंडिया में किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने अपने अंदर जो है सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप किया। क्योंकि इंडिया जो है पहले वो कई सारे राज्यों में डिवाइडेड था, कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था छोटे छोटे। और इसी कारण से लोगों के अंदर क्या था, वो इंडिया को लेकर के कभी भी सोच ही नहीं पा रहे थे। उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना जो है डेवलप ही नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जो देशभक्ति है लोगों के अंदर वो किस तरह से डेवलप हुआ उसके बारे में यहाँ पे बात करना है। ये क्वेश्चन अगला 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। वर्कर्स ऑफ असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग या ओन नोशन ऑफ स्वराज। ऐसा भी एक था क्वेश्चन, वहीं पे होगा। हाँ यहीं पे तो है। हाँ, वर्कर्स ऑफ असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एक और है इसी के साथ, व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। दोनों बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि असम के जो टी प्लांटेशन वाले वर्कर्स थे उनका स्वराज को लेकर जो सोच था और महात्मा गांधी को लेकर जो सोच था वो बिल्कुल ही बिल्कुल अलग था बाकी लोगों से। तो वो क्या था वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैड ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। इसका आंसर है अंबेडकर जी हमारे। और इसके बाद उनके अचीवमेंट्स को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से पीडीएफ में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिफाइन करना है कि ये क्या था। एंड डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटीज इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें अमीर हो या गरीब दोनों ने पार्टिसिपेट किया और दोनों का अपना अपना एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, मकसद। ठीक है, तो यहाँ पर रिच और पुअर पीजेंट उन दोनों कम्युनिटीज़ ने क्यों पार्टिसिपेट किया उसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है कि हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फर्स्ट वर्ल्ड वार से इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आपको डायरेक्टली बता देना है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ हैड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल उसी की तरह अभी अभी हमने ऊपर में कहीं पे देखा था। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने यहाँ पर 2 चैप्टर को डिस्कस किया है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और इन दोनों चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना। इसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये काफ़ी छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही कसा हुआ चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत ही कम टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो आओ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना है कि कैसे वो जो डिजीज़ को लेकर के अफ्रीका और साउथ अमेरिका को कोलोनाइज किया गया था बाय द यूरोपियन कंट्रीज़। तो उसको आपको दिखाना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नेटिव अफ्रीकन और नेटिव अमेरिकन लोग थे वो लोग ज़्यादा इम्यून नहीं थे बाहर के डिजीज़ को लेकर के, और वो बहुत ही कारगर साबित हुआ था यूरोपियंस के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे एक तरह से नहीं हुआ है,
कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा लिया है, कोई बहुत ही पीछे रह चुका है। तो वो बातें जो आपको यहाँ पे बतानी है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसने कैसे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया है, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, वो ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि कैसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स आई थी जिसकी वजह से हम बाहर से जो है मीट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। तो ये सारी बातें जो है इस आंसर में आपको ऐड करनी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फोर्थ वन, कहाँ गया, हाँ ये, हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। ग्लोबलाइजेशन का जो डेली लाइफ पे आपका इम्पैक्ट है वो कैसा होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसको आपको एग्जाम्पल के साथ लेना है। और अगला क्वेश्चन है इसके बाद, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट इन प्री मॉडर्न पीरियड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड रिलीजन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिल्क रूट के बारे में एक सवाल जरूर पूछा जाता है हर साल, मैंने ये देखा है। ये 2 मार्क्स में भी आता है, ये आपका 3 मार्क्स में भी आता है और ये आपके 5 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, और एक छोटू सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से शायद इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पे पेस्ट हुआ हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान देना, इसको हटा दो, बाकी 4 क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इससे भी काफ़ी सारे सवाल किए जाते हैं। तो आइए इसके सवालों को देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और इन 6 क्वेश्चन को करके चले जाओ, प्रिंट कल्चर आपका ख़त्म। यहाँ टाइटल में एक मिस्टेक करा हुआ है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। 1 मिनट, हाँ, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड लिखा हुआ है पर ये है असल में प्रिंट कल्चर। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होना। और इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ हैड द इंपीरियल स्टेट इन चाइना बीन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना जो थी, वहाँ की जो चाइनीज़ सरकार थी, वहाँ की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, वो कैसे काफ़ी लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का एक बहुत ही मतलब बड़ा प्रोड्यूसर रहा था वहाँ पे। तो ये बात आपको यहाँ पे बताना है। इसके लिए आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे चाइना में जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे और उस एग्ज़ाम की वजह से जो भी प्रिंटेड मटेरियल था वो चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद प्रिंट करती थी। तो इस वजह से वो लोग काफ़ी समय तक एक मेजर प्रोड्यूसर रहे थे वहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल्स के। तो ये बात आपको वहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैड द नॉवेल्स बीन इजीली अवेलेबल टू द मासेस इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि जो नॉवेल्स थी वो मासेस तक बहुत ही आसानी से अवेलेबल थी। तो उस समय बहुत सारे बुक स्टोर्स खुले हुए थे, लोगों के पास फ्री टाइम होता था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों के पास फ्री टाइम बच रहा था क्योंकि वो 8 घंटे काम करते थे और उसके बाद बाकी समय घर आते थे। और इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, कॉफ़ी हाउसेस थी, वो सब खुल गए थे। तो इसी तरह के बहुत सारे आंसर्स और पॉइंट्स जो है वो आपको इसमें इंक्लूड करते हुए अपने आंसर को क्रिएट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कैसे यूरोप में एक रीडिंग का कल्चर पैदा हो गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो बुक है, बुक में भी काफ़ी हाईलाइटेड तरीके से समझाया हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना है कि 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि लिटरेसी रेट जो है यूरोप के काफ़ी सारे हिस्सों में वो ऊपर गई थी। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करनी है आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ प्रिंट कल्चर हैड क्रिएटेड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, कि प्रिंट कल्चर जो किसने एक फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे लोगों तक पहले वो पहुंच नहीं पा रहे थे। अब जो है प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ था कि थिंकर्स के आइडियाज़ जो है वो मासेस तक पहुंचना शुरू हुए। लोगों को पता चला कि हमारे साथ गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी नाम की भी दुनिया में कोई चीज़ होती है। तो इस तरह से एक फेवरेबल कंडीशन जो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ये क्रिएट कर दिया था, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा आंसर लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप पढ़ सकते हो उसको। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सेंसरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेस इवॉल्व अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इंडिया में कैसे सेंसरशिप लगा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के जो प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन्स हैं, उनको ठप किया था। तो इस पे आपको डिस्कशन करना है। इसमें आप पढ़ सकते हो कि लाइक सम एक्ट्स लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको लिख देना है और ये आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके ओके, सो अब बात करते हैं आपके सरप्राइज़ की। तो जैसा कि हमने वहाँ पे अभी तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसके आंसर्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पीडीएफ मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का नाम है सोशल बाय आकाश। आप देख सकते हो यहाँ पे बिना किसी स्पेस के, SOCIALBYAKASH,
सोशल बाय आकाश पे आपको जाना और वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, सारे पीडीएफ, नोट्स सब कुछ वहाँ पे मिलते जाएँगे, ओके। अगर आप यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे लैंड कर जाओगे। तो फॉलो कर लो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट unschool.in पर। इसके साथ-साथ सोशल बाय आकाश को भी फॉलो करना बाकी के अपडेट्स के लिए। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।